एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मजदूर रवि अपनी पत्नी शारदा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बच्चों का नाम था साइली और सारंग। रवि बहुत ही गरीब इंसान था। वो हर दिन मजदूरी करने लोगों के खेतों में जाता था और बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा लाता, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन रवि अपने पूरे हफ्ते की मजदूरी लेकर घर चला आता है और शारदा से, शारदा ये लो 600 रुपये साइली और मयूर की फीस के लिए। बाबा, आप इतनी मेहनत करते हो, आज फिर से आप आपके लिए बनियान नहीं लाए और हमारे स्कूल की फीस दे दी। अपने लिए भी कुछ लिया करो बाबा। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता था ये अपने लिए कुछ भी नहीं लाएंगे। मैं इनके लिए नई बनियान लेकर आई हूँ। अरे ये क्या बात हुई शारदा, मेरे लिए नए बनियान लाने की क्या ज़रूरत थी? उससे अच्छा तुम बच्चों के लिए कुछ लेकर आती। जी कल रक्षाबंधन है तो साइली को राखी चाहिए थी, तो मैं बाजार राखी लेने गई थी तो आपके लिए नई बनियान भी लेकर आई। कितने फटे हैं देखो आपके बनियान। अब कल ये नए पहन के जाना। हाँ बाबा, जरा अपना भी ख्याल रखा करो। साइली बिटिया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, नहीं तो मेरे जैसी मजदूरी करनी पड़ेगी। विद्या इंसान के जीवन में बहुत काम आती है बेटी। हाँ बाबा, हम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए। हाँ बेटी, चलो अब अपनी पढ़ाई करने बैठो तुम दोनों। जी बाबा। अगले दिन रवि और कुछ लोग काम के सिलसिले में शहर जाते हैं। काम खत्म कर उन लोगों को घर आने में बहुत देर हो जाती है। रवि और उसके साथी रास्ते से घर लौट ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। रवि और उनके साथी उस आवाज़ की ओर दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं तो 2-3 गुंडे एक कार को घेरकर एक औरत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत के साथ एक छोटा बच्चा भी था, जो ये सब देखकर बहुत रो रहा था। रवि जल्द ही दौड़कर उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो 3 बदमाश बाकी लोगों को उनकी ओर आते देख वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। बहन जी, आप इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? यहाँ रात के समय हमेशा खतरा रहता है, क्या आपको पता नहीं? और आपके साथ कोई बड़ा आदमी भी नहीं है। यहाँ अक्सर चोर उचक्कों का खतरा रहता है। अच्छा हुआ हमें शहर से आने में देर हो गई और आप हमें दिखाई दी, नहीं तो क्या होता भगवान जाने। चलो आप मेरे घर चलो, यहाँ इतनी रात से सफ़र करना अच्छा नहीं है। भाई साहब, मैं शहर में रहती हूँ। मेरा नाम कल्पना है। मेरे पति बहुत बीमार है, इसीलिए मैं आज यहाँ ज़मीन के काम के सिलसिले में आई थी। सोचा था काम जल्दी ख़त्म कर यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरी कार रास्ते में ही पंक्चर हो गई और मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी तो वो लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। अच्छा हुआ आप यहाँ आए और मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाओ, मैं आपके कार का टायर बदल कर देता हूँ। रवि कल्पना की कार का टायर बदल देता है और उसे अपने साथ अपने घर आने को कहता है। लेकिन कल्पना, उसके पति बहुत बीमार है और उनका ख्याल रखने वाला उसके सिवा कोई नहीं है, ये सब रवि को बताती है और वहाँ से निकालने की तैयारी करती है। कल्पना साड़ी का एक थोड़ा सा कपड़ा फाड़ती है और रवि से, भाई साहब, आज अपने भाई बनकर मेरी रक्षा की है। इस वक्त राखी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये साड़ी का टुकड़ा बांधकर आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। मेरी भी कोई बहन नहीं है। आज मेरा एक बहन का सपना पूरा हो गया। बहन रुको ज़रा। रवि अपने थैले में से लाई हुई मिठाई में से कुछ मिठाई निकालकर कल्पना को देता है और कल्पना से, बहन तुम्हारे इस गरीब भाई की ओर से तुम्हारे राखी का तोहफा समझ कर रख लो। भैया, ये तोहफा तो बहुत ही प्यारा है। आप मुझे आपके घर का पता दो, मैं आपको राखी भेज दूंगी। रवि कल्पना को अपने घर का पता बताता है। कल्पना रवि के घर में कौन कौन है ये सब जानकर अपनी कार से शहर के लिए निकलती है। रवि घर जाकर सारी बात शारदा को बताता है। अब 2 दिन बाद राखी थी। राखी वाले दिन सारंग अपनी माँ से, माँ देखो ना मेरा कुर्ता कितना फटा है, मुझे नया कुर्ता चाहिए। सारंग, अब दिवाली आने वाली है ना, तब मैं तुझे नया कुर्ता लेकर दूंगी। सारंग, माँ ठीक कह रही है। देखो, मैंने भी पुराना ड्रेस ही पहना है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। चलो अब जल्दी से राखी बांध लो। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है और रवि से, जी ये कल्पना जी ने भिजवाया है। क्या रवि आपका ही नाम है? जी मैं ही रवि हूँ। मेरी तरफ से कल्पना बहन को धन्यवाद कहना भाई साहब। रवि घर के अंदर जाता है और शारदा से, अरे शारदा, ये देखो कल्पना बहन ने मुझे राखी और मिठाई भेजी है। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने आपको एक बहन दे दी, जिसने आज राखी के त्योहार पर आपकी सुनी कलाई भर दी।
कल्पना शहर में रहती थी, लेकिन वो हर साल अपने भाई रवि को राखी ज़रूर भेजती थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रवि मजदूरी करके बहुत थक जाता है। उससे अब ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जितना हो सके वो काम कर लेता था। अब साइली की भी शादी तय हो चुकी थी। शारदा, साइली की शादी को अब बस कुछ ही दिन बाकी है। सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे और मैं अच्छे से कमाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। तभी वहाँ साइली आती है और शारदा से, माँ, बाबा, आज मैं शहर जा रही हूँ। आज मेरा लास्ट एग्जाम है, शाम तक घर लौट आऊंगी। संभल कर जाना बेटी, और अनजाने लोगों से बात मत करना। हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर साइली अपनी एग्ज़ाम के लिए शहर चली जाती है। शहर जाकर वो अपनी एग्ज़ाम देती है। जब वो शाम को घर के लिए निकलती है तो उसकी बस मिस हो जाती है। वो वहीं खड़ी रहकर अगली बस का इंतज़ार करती है, लेकिन तभी वहाँ 2-3 आवारा लड़के आते हैं। लड़की तो एकदम अकेली है भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, चलो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों लड़के साइली को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। साइली बहुत डर जाती है और मदद के लिए आवाज़ लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी उस रास्ते से एक कार आती है और वहाँ रुक जाती है और उस कार में से एक जोड़ा बाहर निकलता है। साइली के पास जाकर वो आदमी उन लड़कों से, क्यों रे, बहुत मज़ा आता है तुम्हें लड़की छेड़ने में? हाँ, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। वो आदमी उन तीनों लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अरे बेटी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? साइली उनको सारी कहानी बताती है। ये सब सुन औरत साइली से, अरे तुम रामपुर से हो? रामपुर में मेरे भाई भी रहते हैं। अब बहुत देर भी हो चुकी है, तो तुम्हें जल्दी से बस भी नहीं मिलेगी। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। उसी बहाने मैं मेरे भाई से भी मिल लूँगी। दोनों साइली को कार में बिठाकर रामपुर की ओर निकल जाते हैं। इधर घर पर रवि और शारदा भी बहुत परेशान थे कि साइली अभी तक घर पर क्यों नहीं आई। दोनों घर के बाहर खड़े रहकर साइली का इंतजार ही कर रहे थे, तो उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी और साइली उस कार से नीचे उतरकर अपने माँ के गले लगी और रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? शारदा साइली से कुछ पूछ ही रही थी, तभी कार में से एक औरत और आदमी बाहर आए। जैसे ही रवि की नज़र उस औरत पर गई तो रवि, अरे कल्पना बहन, आप अचानक यहाँ, और वो भी मेरी बेटी साइली के साथ? कल्पना भी रवि को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने रवि को सारी घटी कहानी बताई। कल्पना बहन, आज आपने मेरी बेटी को सही सलामत मेरे घर लाकर मुझे आपका हमेशा के लिए ऋणी बना दिया है। भैया, तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे साइली की मदद करने भेज दिया हो। चलो बहन, अंदर चलो। अब तुम 2 दिन अपने भाई के घर ही रहो। बहन, मैं तुम्हें खत भेजने ही वाला था कि कुछ ही दिनों में साइली की शादी है। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। सभी लोग बातें करते हुए घर के अंदर जाते हैं। कल्पना और उसका पति 2 दिन तक रवि के घर रहते हैं और जाते वक्त कल्पना रवि से, रवि भैया, ये 1 लाख रुपए मैं साइली की शादी के लिए दे रही हूँ। मना मत करना भैया, मेरा इतना हक तो बनता ही है मेरी भतीजी पर। अरे बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम सब लोग शादी में आ जाओ, इसमें ही मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भैया, हम सब तो शादी में ज़रूर आएंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से साइली के लिए है, ये आप रख लो। कल्पना साइली को गले लगाती है और शहर के लिए निकल जाती है। अब कुछ ही दिनों में साइली की शादी थी, जिसमें कल्पना और उसका परिवार शामिल होता है और बड़े धूमधाम से शादी होती है। आज इस शादी के दिन एक गरीब का रक्षाबंधन के दिन बना ये भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। बहुत समय की बात है, एक दिन एक राजा शिकार करने के इरादे से अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। बहुत दूर जाने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रही थी। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते गए। बस कुछ ही दूर जाने पर उन्हें कुछ डाकुओं की छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो लोग उनके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा एक तोता बोलने लगा, एक राजा आ रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज जैसे ही डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े।
डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भागने लगे और भागते भागते काफी दूर निकल गए। थोड़ी ही देर में उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और सब कुछ आराम करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वो सब पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, आओ राजा, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आप अंदर आकर पानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा। एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है? राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चले गए और साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गए और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने आराम से सारी बात सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह बन गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। मतलब जो जैसे वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख लोग भी बुद्धिमानों के साथ रहकर बुद्धिमान बन जाते हैं, और अगर बुद्धिमान भी मूर्खों के संगत में है तो उसके अंदर भी मूर्खता भर जाती है। देखा दोस्तों, इसीलिए हमें संगति हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहा करता था। उसको सीमा नाम की बेटी थी। बेटी दिखने में बड़ी खूबसूरत और होशियार थी। सीमा की माँ जल्दी गुजर जाने के कारण रमेश घर के सारे काम सीमा को बताता था। वो नन्ही सी जान फिर भी चुपचाप सब सह लेती थी और काम किया करती थी। रमेश को दारू की बहुत बुरी लत लग जाती है और वो हमेशा नशे में धुत रहता है। अपनी बेटी से काम करवाता है। सीमा एक दिन किताब पढ़ रही थी, तभी रमेश घर आया और उसने सीमा से कहा, हे सीमा, तुमने खाने में क्या बनाया है? बापू, मैंने खाने में दाल चावल बनाया है, अभी परोस दूं? सीमा, तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता? कुछ दिनों बाद ससुराल जाओगी तो मेरा नाक कटवाओगी क्या? मुझे जल्दी शादी नहीं करनी बापू, मुझे पढ़ना है। पढ़ के तू क्या करेगी? बापू, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जल्द ही तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी मुझे। नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाओ। वो मैं तय करूंगा, तुम मत सिखाओ मुझे। खाना खाकर रमेश सो जाता है। तभी सीमा एक जगह बैठकर मन में सोचती है, बापू ने माँ को भी ऐसे ही बोल बोल के हैरान कर दिया था, इसीलिए वो जल्दी मर गई और अब ये मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बापू से बात करूंगी, शायद उन्हें समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर सीमा थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सीमा अपने घर के काम कर रही थी, तभी रमेश नीचे आता है और सीमा से, सीमा, ओ सीमा, मुझे जल्दी से एक कप चाय पिला दो। सीमा रमेश को चाय बनाकर लेकर आती है और सीमा रमेश से, बापू चाय। हाँ दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। सीमा रमेश को चाय दे देती है और रमेश से, बापू मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। ये दारू पीना छोड़ दो बापू, मुझे मेरे बापू स्वस्थ चाहिए। ऐसा कहकर रमेश चाय पीता है और तभी सीमा रमेश को शांत देख उससे, बापू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? तुझे कल समझाया वो तेरे समझ में नहीं आया क्या? कुल की लड़कियां घर का कामकाज करती है, ना कि बाहर का काम, समझी? चुपचाप से ये पढ़ाई छोड़ दे, वरना मैं तेरी सारी किताबें जला दूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी सीमा बापू से, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, बापू आप मुझे पढ़ने देंगे ना? तुम्हें एक बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती है क्या? बापू मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि मेरी शादी करने पे तुले हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। रमेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। रमेश सीमा को एक जोर से चाटा लगाता है और बाल पकड़ के बोलता है, अगर तू तेरे माँ के साथ ही मर गई होती तो अच्छा होता, आज तेरी इतनी जुबान ना चलती। बापू नहीं बापू, मुझे मत मारो। रमेश और एक चाटा मारता है और कमरे में चला जाता है। तभी सीमा मन में, क्या समाज है हमारा, अगर बेटियों ने पढ़ना चाहा तो चूल्हा चौका कौन करेगा? उनके हाथ में संसार की भागदौड़ थमा देते हैं। मुझे बापू से फिर से बात करनी ही होगी। ऐसा मन में सोचकर सीमा घर के सारे काम खत्म कर लेती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। सीमा की पढ़ाई के प्रति लगन देख
उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन टीचर सीमा के घर आती है। सीमा घर पर है? आइए ना टीचर जी, बैठिए। टीचर को अपने घर पर देख सीमा बहुत खुश हो गई। टीचर को सीमा पानी देते हुए सीमा टीचर से, टीचर जी आपके लिए मैं चाय बना कर लाऊं? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ टीचर जी, मैं घर के लगभग सारे काम करने लगी हूँ। खाना थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता। मगर सीमा, ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, ये कामकाज करने की नहीं। मेरे बापू मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखूंगी, मान गए तो ठीक है। ऐसा कहकर टीचर वहां से पानी पीकर निकल जाती है। तभी कुछ दिनों में रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। रमेश के मन में सीमा की शादी करवानी थी, इसीलिए उसने उसे 1 महीने से स्कूल में नहीं भेजा था। तभी रमेश स्कूल में चला जाता है। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया? रमेश जी आइए, बैठिए। आप सीमा को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या इसका कारण मैं जान सकती हूँ? मैडम, लड़कियों को पढ़ा लिखवा के हम क्या करेंगे? हमारा देश कितना आगे जा रहा है रमेश जी, और आप वही पुरानी सोच लेकर बैठे हो। मैडम, मैं उसकी शादी करवा के अपने सर का बोझ उतरवाना चाहता हूँ। आप मेरी मानिए, आप सीमा को पढ़ने दीजिए। आपकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। मैडम जी, लड़कियों को तो चूल्हे चौके तक ही रखना चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे, आखिर आप उसके पिता हैं। मैंने समझाने का काम किया, बाकी आप समझदार हैं। मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ऐसा कहकर रमेश स्कूल से अपने काम पर चला जाता है। शाम के समय रमेश घर चला जाता है। तभी रमेश सीमा से, हे सीमा, पानी लाना जरा। ये लीजिए बापू। तुम्हारे टीचर ने मुझे आज स्कूल में बुलवाया था। बहुत बकबक कर रही थी, मैंने उसे चुप ही करा दिया। मेरी बेटी है, मैं जो चाहे वो करूँ। सीमा अब समझ गई थी कि रमेश को टीचर ने सीमा को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजो, ये बताने के लिए बुलवाया था। बापू ने टीचर की भी बात नहीं मानी। अब तो बापू मेरी शादी करवा देगा। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश सीमा से, क्या सोच रही हो सीमा? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी बापू, अभी लाई। ऐसा कहकर सीमा रमेश के लिए खाना लेकर आती है और बाकी के घर के काम करने चली जाती है। उस रात सीमा मन में बहुत सोचती है और घर से भाग जाती है। उस रात सीमा घर से भागकर शहर के बस से शहर चली जाती है और वहां एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाती है। इधर पूरे गांव में ढूंढने से भी रमेश को सीमा नहीं मिलती। तब रमेश को समझ में आ जाता है कि सीमा पढ़ाई करने के लिए घर से भाग गई है। रमेश मन में, ये सीमा को कितना समझाया, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और अब भाग गई। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरी मुसीबत तो चली गई। ऐसा कहकर रमेश अब आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में सीमा डॉक्टर बन गई थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ता है। उसके पड़ोसी उसे अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया। मगर उसका कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसके पास कोई नहीं था। उसका एक दोस्त शिवा ही था। शिवा डॉक्टर से, डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो खर्चा कितना आएगा? लगभग 5 लाख तक खर्चा आएगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखिए। मैं इसका दोस्त हूँ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? एक काम करिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए। शहर में सरकारी अस्पताल में इनका फ्री में इलाज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ऐसा कहकर शिवा तुरंत रमेश को शहर में ले जाता है। उस अस्पताल में सीमा डॉक्टर थी, वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से,
ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चौका आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो और मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ? हाँ बापू, तुमने कब मुझे तुम्हारी बेटी माना? तुम सीमा हो? हाँ बापू। बिटिया, तुम डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई हूँ और आपका ऑपरेशन भी मैंने करवाया है। सीमा, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ। बापू, तुम मेरी शादी करवा के मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई और आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे मेरी गलती सुधारनी है, कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे देख सीमा के आंखों में आंसू आ गए और सीमा ने उन्हें शांत करवाया और उनके गले लग गई। ये सब देख शिवा भी बहुत खुश हो गया। अब रमेश का स्वभाव बहुत बदल गया था। अब रमेश को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी रमेश शिवा से, देखा शिवा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, इसने मेरा नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, सच में सीमा ने तुम्हारा नाम रोशन किया है। अब कुछ दिनों में रमेश की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और अब रमेश और सीमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अब रमेश को पता चला था कि बेटा और बेटी का दर्जा एक जैसा ही होता है, उनमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें भी खुद की जिंदगी जीने का पूरा हक है और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की आज के जमाने में समान है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। लड़का और लड़की ये भेद छोड़ के उनको अच्छी शिक्षा कैसी दी जाए ये सोचना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।